हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक। चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो आज हम कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। द मेन टॉपिक इज रिलेटेड विद डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज मींस कि डिमांड में किस लेवल पे चेंजेस होते हैं विद द चेंज इन प्राइसेस। प्राइस जब बदलता है तो किस किस तरीके से डिमांड आपकी चेंज होती है। अब डिग्रीज को पढ़ने का मोटिव क्या है? क्योंकि डिमांड का जो चेंज है वो हर बार एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्राइस डबल हो गया या हाफ हो गया तो जरूरी नहीं है आपकी डिमांड भी एग्जैक्टली प्राइस डबल होने से हाफ पे आ जाए या प्राइस हाफ होने से डबल पे चले जाए। इट मींस चेंजेस का लेवल अलग अलग होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि डिमांड हाफ लेवल पे गिर गई है पर प्राइसेस का चेंज बहुत ही मिनिमल सा था। कई बार ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस बहुत थोड़े से कम हुए, डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। इट मींस डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो इसी रीजन से हम डिग्रीज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली 5 डिग्रीज आएंगी, 3 आपके सिलेबस में डिटेल में गिवन है, एक्स्ट्रा हम करेंगे ताकि आपको आइडिया रहे, लेस देन एंड मोर देन। नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का स्लोप जनरली कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप है। सो हम उसका यहाँ पे रीजन शो करेंगे विद रिलेशन टू प्राइस इलास्टिसिटी कि उसके केस में क्या डिफरेंस आ रहा है। नॉर्मल डिमांड कर्व कैसी होती है और अगर कंपैरेटिवली हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व तो उसमें क्या डिफरेंस आता है। थर्ड थिंग एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस केस में आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी बदल जाती है। इट मींस कई बार ऐसा होता है कि गुड्स का नेचर ऐसा है कि कई गुड्स ऐसी होंगी जहाँ प्राइस का थोड़ा सा चेंज आता है, एकदम से आप डिमांड कन्वर्ट करोगे क्योंकि उस गुड की नेचर है। फॉर एग्जांपल नेसेसिटी गुड्स हैं, हम सॉल्ट है, शुगर है, मिल्क है, ये चीजें परचेज करते हैं। तो इन केसेस में जब प्राइस बदलता है तो डिमांड नेसेसिटी चीजों की जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं तो कम हो जाएगी। अगर नेसेसिटीज हैं तो आप उन्हें कम नहीं कर सकते, तो उस केस में डिमांड क्या होगी आपकी? इनइलास्टिक होगी। सो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। So let us start our topic with the degrees. हम डिग्री से स्टार्ट करते हैं। We also can say this distinct situations. Distinct situations of elasticity of demand. Distinct situations of elasticity of demand. अब इसमें सबसे पहली सिचुएशन जो हमारी आती है दैट इज द केस इन विच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किससे डिनोट करते हैं? ईडी। तो जिस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी इंफिनिटी तक पहुंच जाए, मींस कितना परचेज किया जाए उसकी कोई लिमिट नहीं, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ते जाएंगे तो सेम प्राइसेस पे आपकी डिमांड भी अनलिमिटेड लेवल तक इंक्रीज होती जाएगी। इसका एग्जांपल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है एक पर्टिकुलर शॉप है, कोई जनरल स्टोर है जहाँ से आप जनरली हर तरह का सामान परचेज करते हो। तो जब आप वहाँ से सामान परचेज कर रहे हैं तो आपके थ्रू हो सकता है बहुत सारे और कस्टमर्स उसी शॉपकीपर के कस्टमर्स बन जाए, बिकॉज आप जिस एरिया में रहते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को भी ये लगता है कि अगर नज़दीक है, एक्सेसिबल है, रीचेबल है तो हम भी वहीं से परचेज करना स्टार्ट करते हैं। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके उसकी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो डिमांड किस लेवल तक बढ़ रही है? इनफिनिट लेवल तक। हो सकता है कितने भी कस्टमर्स कनेक्ट हो जाए। तो इस केस में कहने का मीनिंग है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है, क्योंकि प्राइसेस बदलने नहीं चाहिए। अगर प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट आएगा आपके डिमांड कर्व पे। तो हम प्लॉट करते हैं पहले। ये हमारा ओ एक्स एक्सिस है और ये है ओ वाई एक्सिस। अब हम दो चीजें दिखाते हैं जनरली। एक तो हम शो करते हैं क्वांटिटी, जो कि आप यूनिट्स में दिखाओगे कि हम किसी भी चीज की कितने यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और इधर हम शो करते हैं प्राइस। अब जिस केस में हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो इस केस में इस को एक सेकंड नेम से भी हम बोलते हैं, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक
डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स बहुत जल्दी बदल जाएगी अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो, और इन केस अगर प्राइस आपके स्टेबल रहते हैं तो वही डिमांड आपकी इन्फिनिटी तक इंक्रीज होगी, इसमें कोई चेंजेस होने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अदरवाइज दोनों तरह का डिफरेंस यहाँ आ सकता है, आपकी डिमांड एकदम से जीरो भी हो सकती है जिस केस में प्राइस बढ़ जाता है थोड़े से भी, और इस केस में आपकी प्राइस इन्फिनिटी तक भी स्प्रेड हो सकती है, जा सकती है। सो एग्जांपल लेते हैं इसमें, प्राइसेस इस केस में फिक्स रहेंगे। हम उन गुड्स की बात कर रहे हैं जो हर शॉप पे हर जगह अवेलेबल है। कंज्यूमर को कंप्लीट नॉलेज है कि गुड्स कहाँ से मिलेंगी, उनके प्राइसेस क्या होंगे, उसे कितनी परचेज करनी है, किस एरिया से परचेज करनी है। इट मींस जो कंज्यूमर है उसको हर चीज की नॉलेज है, तो आप उसे गलत वे में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते एज अ शॉपकीपर। तो प्राइस हमारा फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम बनाते हैं अपनी डिमांड कर्व। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्राइस है 2, ये हो गया 4, देन 6, हम फिक्स कर लेते हैं इसको 4 पे, ये चेंज नहीं होगा। अब हो सकता है इसी केस में डिमांड हो जाए 2 यूनिट्स की डिमांड हो जाए। अब हो सकता है इसी केस में इन्हीं के थ्रू और लोग जुड़ गए हैं, तो आपकी डिमांड हो गई 4, देन आपकी डिमांड हो गई 6। तो इस वे में आपकी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड लेवल तक इंक्रीज हो सकती है। सो इट मींस आपका जो डीडी है वो क्या होगा यहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिक होगा। अब ये तो फर्स्ट पॉइंट कि इन्फिनिटी तक डिमांड पहुंच जाएगी बिकॉज वो इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर आपके प्राइसेस 4 से 4.5 तक भी आ जाते हैं, इन एनी केस अगर ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा जो चेंज होगा, इसके होते ही आपकी डिमांड इस लेवल से 0 पे आ जाएगी, 0 फिनिश हो जाएगी। बिकॉज हमने क्या नेम दिया इसको, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट मींस थोड़ा सा भी इफेक्ट आएगा तो वो डायरेक्टली आपकी डिमांड को 0 पे ले आएगा, इनफाइनाइट लेवल से। रीजन क्या है, आप उन गुड्स के ऊपर हो जो हर जगह अवेलेबल है, प्राइसेस नॉर्मल हैं और फिक्स प्राइसेस हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा, जो हमारा कस्टमर है उसको हर चीज का नॉलेज है, उसको पता है कि कौन सी तरह की चीजें कहाँ मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप घर में एक बाथ सोप यूज करते हो किसी भी कंपनी का, अब उस बाथ सोप को आप हर जगह ले सकते हो। तो अगर कोई एक शॉपकीपर उसको 40 रुपीज के बजाय 45 में सेल करना चाहिए या 43 में सेल करना चाहिए, स्लाइट चेंज भी अगर वो करता है, तो जैसे ही वो उसको 45 43 में करेगा, लोग उससे परचेज करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 40 रुपीज में यही चीज आपको दूसरे एरियाज में बहुत इजीली अवेलेबल है। क्लियर? तो इस केस में आपका कर्व कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, और इलास्टिसिटी आपकी कैसी होगी, इनफाइनाइट लेवल तक होगी। और इन केस अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो डायरेक्टली 0 पे आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, और ईडी इस केस में इनफाइनाइट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिराइव करके देखते हैं, तो अभी हमने क्या देखा उसके थ्रू कि जो स्लोप है इस केस में डीडी का, वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल स्लोप, बिकॉज डिमांड सेम प्राइस पे चेंज हो रही है। और इसके साथ ही हमें एक और चीज पता है जो हम फॉर्मूला कर चुके हैं कि आपका जो स्लोप है डिमांड कर्व का, 1 स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, दैट इज विद प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर हम इसको इस केस में लेते हैं, तो अब इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो इस केस में आपका जो स्लोप आ रहा है डिमांड कर्व का, वो किसके इक्वल आ रहा है, हॉरिजॉन्टल है और 0 के इक्वल है। मींस कोई चेंजेस इसमें नहीं आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, 0 चेंज, प्राइस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो इट मींस जब हम इसे मेंशन करते हैं दैट इज 1/0,
इंटू पी अपॉन क्यू। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो गया इन्फिनिटी के इक्वल। सो ईडी इस केस में क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड लेवल तक ये इंक्रीज होती है। इस पॉइंट को आप शो कर सकते हैं अगर सेपरेटली हमसे ये डिग्री पूछी जाती है। अगर आप कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं सभी डिग्रीज का तो उस केस में आप सिर्फ ये शो कर दें तो भी सफिशिएंट है। और ये आपको स्टार्टिंग में मेंशन करना होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस केस में आपकी क्या शो कर रही है, बिकॉज इसी के बेसिस पे आगे हम जो क्वेश्चंस निकालेंगे उनके रिजल्ट्स में हमें मेंशन करना होगा कि आपकी जो रिजल्ट है उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, तो हम ये पॉइंट्स वहां पे शो करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिग्री पे। अब नेक्स्ट डिग्री हमारे पास आती है द केस विच इज ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक का मीनिंग क्या होगा, इनइलास्टिक मींस जो चीज बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी, एक जगह पे रुक जाएगी, प्राइस कितने भी चेंज होते रहे। जैसे अभी हमने लास्ट में पढ़ा इन्फिनिटी में तो क्या हो रहा है, सेम प्राइस है तो कितनी भी डिमांड बढ़ रही है, स्लाइट चेंज हुआ तो डिमांड जीरो हो गई। इट मींस परफेक्टली इलास्टिक थी, एकदम से बदल गई। इस केस में डिमांड कैसी है, परफेक्टली इनइलास्टिक। सो इसका मीनिंग क्या होगा, आपकी जो डिमांड है वो चेंज होगी ही नहीं, दैट इज फिक्स, वो आपकी एक लेवल पे फिक्स हो गई है। किस तरह की गुड्स आ जाएंगी यहाँ पे, यहाँ पे वो सभी गुड्स आती हैं जो आपकी नेसेसिटीज हैं, जिसपे प्राइस बदले या ना बदले वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा कर रही है और उनको आपको परचेज करना ही होगा। तो उस केस में हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, इसी रीजन से हम उनको उसी लेवल से परचेज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम व्हीट परचेज करते हैं, या जो लोग राइस को एज अ स्टेपल क्रॉप यूज करते हैं वो राइस परचेज करते हैं। तो व्हीट या राइस ये हमारी स्टेपल क्रॉप्स हैं, अगर आप इनको कंज्यूम नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है कि आप सर्वाइव कर सको प्रॉपर वे में। तो अब सर्वाइवल के लिए जो चीज जरूरी है इसका मतलब हमारे लिए क्या होगी, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट हो गई, एसेंशियल हो गई। तो इस केस में डिमांड पे कोई चेंज नहीं आता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। हम इसका कर्व देखते हैं। ये आपकी क्वांटिटी हो गई और ये हो गया हमारा प्राइस। ये क्यों हमारी कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, अज्यूम कर लेते हैं। अब इस केस में हम क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे चेंज इन प्राइस डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस का चेंज क्वांटिटी डिमांड को बिल्कुल भी बदल नहीं पाएगा, वो सेम रहेगी। इसीलिए हम इसको परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर एक सेकंड नेम भी देते हैं, दैट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डी, ये दोनों ही नेम से आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए ये है हमारी डी, ये हमने फिक्स कर दिया एक लेवल पे, बिकॉज ये वो एरिया है, वो लेवल है जो कस्टमर्स को परचेज करना ही होगा, इन चीजों का जो नेसेसिटीज है। तो इस केस में प्राइस ज्यादा हो या प्राइस कम हो, उसका इफेक्ट डिमांड पे जीरो रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जब आपकी प्राइस 2 है तो भी आपकी डिमांड इतनी है, आपका प्राइस इंक्रीज हो गया 4 पे तो भी आपकी डिमांड सेम है, आपका प्राइस चेंज हो गया 6 पे तो भी आपकी डिमांड सेम है। इट मीन्स देयर इज नो चेंज व्हेन चेंजेस इन प्राइस। जब प्राइसेस चेंज होंगे तो कोई चेंजेस आपकी क्यूडी में नहीं होंगे, दैट रिमेन्स सेम, वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। सो इस केस में ईडी आपकी क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज होने का वे क्या रह गया, जीरो, क्योंकि चेंज तो हो ही नहीं रहा कुछ, तो ईडी इज इक्वल टू जीरो। इस केस में ये जीरो हो जाएगी। नेसेसिटीज में इसी तरह का कर्व हमेशा बनेगा और यही यूज होगा यहाँ पे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
यूनिटरी इलास्टिक को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी दोनों तरह से आ सकता है, जैसे इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पूछ लेंगे आपको, या परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक पूछ लेंगे। सेम इसी वे में जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है उसको भी हम दो नेम से बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी मींस एक जैसा चेंज होना, एग्जैक्टली उतना ही चेंज प्राइस में और उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और सेकंड नेम हम इसका क्या बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम इसे इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इस केस में दो रेक्टेंगल्स आपके बनते हैं, जितने भी रेक्टेंगल्स आप बनाते हैं उन सभी का शेप हमेशा रेक्टेंगल जैसा होगा और उनके जो एरियाज हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे। रेक्टेंगल की शेप अगर दूसरी शेप में एक रेक्टेंगल आ जाता है बट एरियाज एग्जैक्टली सेम होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इट मींस हमेशा इस तरह की डिमांड में हर बार चेंज के साथ एक नया रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, तो इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। इस केस में जैसे कि हम बोल रहे हैं यूनिटरी मींस इक्वल चेंज आएगा, सो ईडी इज इक्वल टू 1। प्राइस अगर 50% से गिर जाता है सो सेम लेवल पे आपकी क्यूडी 50% से इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस सेम चेंज आएगा, यूनिटरी चेंज होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो अपना ग्राफ बनाते हैं। ये ओ वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम प्राइस को शो करेंगे, और ये होगा हमारा ओ एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम क्यूडी या क्वांटिटी को शो करेंगे यूनिट्स में जो हम दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं, हमारे पास है प्राइस पी, तो हम क्यू परचेज करते हैं। कोई भी प्राइस पी है इसको आप 2 4 अज्यूम कर सकते हो, सेम ऐसे यूनिट्स में आप 5 10 जितना भी आप अज्यूम करना चाहो। मैंने इसको इसमें मिलेगा। सो प्राइस हमारा पी है और क्वांटिटी हम क्यू परचेज कर रहे हैं। अब इन केस प्राइस का चेंज हम दिखाते हैं, इस पे हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया पी से P1। अब प्राइस इंक्रीज होने से क्या होता है, डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी कम। सेम चीज हम यहाँ शो करेंगे, आपका प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होगी। एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया था, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा। अब इस केस में हमें कर्व दे देंगे यहाँ पर, डिमांड कर्व। स्ट्रेट लाइन नहीं रखना है इसको, डीडी इस केस में आपका स्लाइटली कर्व की शेप में ही होगा। ये हमारा डिमांड कर्व है। अब इसमें हमें क्या क्लियर हो रहा है, जितना चेंज आपके प्राइस का आ रहा है एग्जैक्टली सेम चेंज, आप ग्राफ में बनाना है इसको, आपको क्लियर आउट होगा कितने पॉइंट्स आपने प्राइस में लिए, सेम उतने पॉइंट्स आपको क्वांटिटी में शो करना है। जितना प्राइस आपका बढ़ रहा है उतनी ही आपकी क्वांटिटी Q से Q1 पे आएगी, मतलब उतनी क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होगी। सेम लेवल का चेंज हो रहा है, हर बार एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। ये आपका एक रेक्टेंगल तो यहां बन गया, स्क्वायर की शेप नहीं देनी, ध्यान रखना है सभी को, रेक्टेंगल ही आएगा ये। नेक्स्ट इज जब चेंज हुआ तो आपका रेक्टेंगल ही हो गया। अब एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है जिससे आपको क्लियर होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में से क्यों बोलना है। इस केस में आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर पहले किसी भी चीज का प्राइस, अगर आपका पहले प्राइस 5 था तो आप 10 क्वांटिटीज परचेज कर रहे थे, अब आपका प्राइस अगर 10 हुआ तो आपने क्वांटिटीज भी हाफ कर दी। क्लियर? तो इट मींस टोटल एक्सपेंडिचर आप वही रख रहे हो, पहले अगर आप 20 रुपए खर्च कर रहे थे तो अब भी आप 20 ही खर्च कर रहे हो, तो एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम। खर्च हम उतना ही कर रहे हैं, हम सिर्फ कहाँ एडजस्टमेंट कर देंगे, महंगा होते ही कम खरीद लेंगे, सस्ता होगा तो ज़्यादा परचेज कर लेंगे, बट एक्सपेंडिचर्स आपके सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस
नहीं होंगे। सो इस केस को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व और ऑल्सो नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिस केस में चेंज एग्जैक्टली इक्वल होता है दोनों में। इसीलिए ईडी को हम कैसे शो करते हैं, ईडी इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आ जाते हैं हम और दो पॉइंट्स पे। इनकी ग्राफ्स आपकी बुक में गिवन नहीं है तो आप ड्रॉ कर लेना है इनको। अगर किसी के पास ओल्ड बुक्स होंगी तो उसमें ये मेंशन होगा। अब आता है हमारे पास लेस देन यूनिटरी। अभी मैंने आपको बताया ना यूनिटरी मींस इक्वल चेंज, लेस देन यूनिटरी मींस इन केस वेयर ईडी इज लेस देन 1 मींस आपका जो चेंज है प्राइस का चेंज उससे कम आपकी डिमांड का चेंज। क्लियर? जैसे हम रेगुलर चीजों की बात करें, सॉल्ट है, सॉल्ट के केस में प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा कम भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली इक्वल आपकी डिमांड को बढ़ा दोगे, बिकॉज जिन चीजों की रिक्वायरमेंट लिमिटेड ही होती है उनको हम एक्सेस में परचेज करके नहीं रख सकते, चाहे उनके प्राइसेस क्यों ना कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज उस केस में वो चीजें खराब होने का डर रहता है। ऐसे ही फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको भी हम लिमिट के अकॉर्डिंग ही परचेज करते हैं। हाँ, हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सेसिव परचेज करते हैं, वो चीज नहीं होती है। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्ट वाला ही एग्जाम्पल रखते हैं। इसमें सॉल्ट के प्राइसेस 10 रुपीज थे। सो ये हमारा प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है। ये हम परचेज कर रहे हैं नॉर्मली। अब हमारा प्राइस कम हो जाता है, प्राइस हो गया P से P1 कम हो गया। जैसे प्राइस कम होगा तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 तो इक्वली नहीं बढ़ेगी, उससे कम इंक्रीज होगी। सो इतना चेंज होने पे आपकी डिमांड इंक्रीज हुई यहाँ पे और ये बढ़ गया आपका डीडी। क्वांटिटी हमारी थोड़ी सी चेंज हुई है, प्राइस हमारा ज्यादा चेंज हुआ था। सो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। प्राइस में चेंज ज्यादा आ रहा है बट आपकी डिमांड का चेंज बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइसेस आपके 10 से 5 हो गए तो अराउंड 50% से लेस हो गए, डाउन आ गए। डिमांड आपकी अगर इस केस में 8 थी अब हुई 9, तो ज्यादा चेंजेस डिमांड में नहीं हुए। सो ये केस होता है हमारा लेस देन यूनिटरी का। अब जब भी आपका रिजल्ट आएगा ना, जो क्वेश्चंस आप करोगे प्रैक्टिकल, उनमें जैसे ही आपका आंसर कैलकुलेट होगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या शो करना है, किस तरह की इलास्टिसिटी को वो दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल चेंज आया तो आप क्या मेंशन करोगे आंसर के साथ, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन 1 आया तो आप क्या शो कर दोगे, लेस देन यूनिटरी डिमांड। सो इसमें मैं आपको क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट में हमें क्या शो करना है। हर एक ग्राफ के बाद थ्योरेटिकल उसको क्लियर आउट करना है कि आप एक्सेस पे क्या शो कर रहे हो और आपने किस तरीके का डिमांड का फॉर्म किया और कौन सी टर्म्स को यूज करके, तो आपको वो सब दिखाना है। अब आता है हमारे पास लास्ट डिग्री, मोर देन यूनिटरी। मोर देन यूनिटरी मींस इन केस वेयर ईडी इज ग्रेटर देन 1, जहां पे डिमांड के कंपैरिजन में प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड का चेंज ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के प्राइसेस, अगर थोड़े से भी गोल्ड के प्राइसेस डाउन आ जाते हैं तो उस केस में डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। सेम ऐसे लग्जरीज कार्स हैं, इट मींस आप एक तरीके से बोल सकते हो लग्जरी चीजों के लिए हम इस चीज को यूज करेंगे। लग्जरी आइटम्स हमारे जितने भी कार है, गोल्ड है, डायमंड है, इन केसेस में प्राइस का स्लाइट चेंज डिमांड को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है, मींस कई टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे हमारा कर्व हो जाएगा, ये प्राइसेस है हमारे और ये हो गई हमारी क्वांटिटी।
पी प्राइस पे आप क्यू परचेज करेंगे, नॉर्मल डिमांड है आपकी। अब हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है 1 से, इट मींस थोड़ा सा चेंज होगा प्राइस में और बहुत ज्यादा चेंज होगा डिमांड में। सो फॉर एग्जांपल कार के प्राइसेस 50,000 से डाउन आ जाते हैं तो कार की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इट मींस अगर प्राइसेस में चेंज है 5% का तो डिमांड आपके अराउंड 20 या 30% इंक्रीज होगी, तो आपके प्राइसेस थोड़ा सा कम हुए और आपकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई। ये हो गया हमारा डीडी, तो आपकी डिमांड पहुंच गई क्यू से Q1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ये लग्जरी आइटम्स के केसेस में होगी डिमांड। दिस इज नोन एज मोर देन यूनिटरी, जहां पे थोड़ा सा आपके प्राइस का चेंज आपकी डिमांड को कई टाइम ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारी 5 डिग्रीज हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज को शो करती हैं। इन्हीं में से आपका जब भी कोई रिजल्ट होगा प्रैक्टिकल का, क्वेश्चंस का, उसमें इन्हीं में से कोई ना कोई एक डिग्री आपको शो करनी है। अब वो डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट कैसा है। फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आ गया 0.8, ED is equal to 0.8, so it means आपका आंसर क्या है, ED is less than 1, तो इट मींस वो क्या हो गया, लेस देन यूनिटरी। इक्वल चेंज नहीं है, डिमांड का चेंज कम है इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइसेस। तो इस तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी रहेगी। तो ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि डिमांड कैसे चेंज हो जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहला फैक्टर जो इसको इफेक्ट करता है दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। किस किस तरह की कमोडिटी हम परचेज करते हैं। फर्स्टली हम आ जाते हैं नेसेसरीज पे, जो एसेंशियल्स हैं, जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, जो बेसिक नीड्स हमारी पूरी करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं नेसेसरीज पे। फॉर एग्जांपल हम जो टेक्स्ट बुक्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सॉल्ट है, मिल्क है, ये हमारी नेसेसिटीज हैं। अब इस केस में डिमांड कैसी होगी, प्राइस बढ़ गया या प्राइस कम हो गया। नेसेसिटीज तो लेनी पड़ेगी बिकॉज एसेंशियल चीज है, तो उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। इट मींस इस केस में डिमांड हो जाएगी इनइलास्टिक। तो इससे कैसे क्लियर होगा आपको, अगर आपका नेचर ऑफ कमोडिटी इट मींस जो आप परचेज कर रहे हो नेसेसिटीज का पार्ट है, वो एसेंशियल है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड हो गई इनइलास्टिक। प्राइस का कोई चीज उस पे नहीं आएगा। और इनइलास्टिक मींस आपकी डिमांड क्या है, ED is equal to 0, कोई चेंज नहीं होगा, that remains same। अब इसी केस में दूसरे गुड्स आ जाते हैं हमारे, जिस केस में आप उन चीजों की बात करो जो लग्जरीज हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना, गोल्ड है, डायमंड है, कार्स हैं, जो भी चीजें आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, स्टेटस ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए परचेज करते हो या यूज करते हो। तो अगर आप इन चीजों को परचेज कर रहे हो, इस केस में डिमांड इलास्टिक होगी। इलास्टिक क्यों होगी, बिकॉज यहाँ पे चेंज पॉसिबल है। सो इलास्टिक डिमांड का मतलब हो जाएगा इन द केस वेयर ED इज इक्वल टू मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी। कोई भी एक केस यहाँ पे हो सकता है केस ऑफ लग्जरीज, बिकॉज यहाँ पे डिमांड आपके प्राइस के साथ साथ बदल जाती है। नेसेसरीज नहीं है तो इस केस में हम उसे चेंज कर देते हैं। एक आती है हमारे पास थर्ड टाइप की गुड्स, ज्वाइंट
डिसजॉइंट डिमांडेड गुड्स, वो गुड्स जिनकी डिमांड एक साथ क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ब्रेड एंड बटर की, ब्रेड एंड बटर, अब इस केस में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड मॉडरेट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बटर के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम ब्रेड की डिमांड चेंज होगी। हाँ, दोनों की डिमांड में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट एक साथ, एक चीज सस्ती है एक महंगी है, इफेक्ट होगी डिमांड, बट ऐसा नहीं कि एकदम से बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, एकदम से बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। सो ये डिपेंड करेगा आप किस तरह की गुड्स का यूज करते हो, उसी के ऊपर कि उसकी डिमांड पे कितना इफेक्ट आने वाला है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, that is availability of substitutes। कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके नहीं हैं। फॉर एग्जांपल वीट, कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है आपके पास, आपको वही परचेज करना हो। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बट इन केस से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो क्या इफेक्ट होगा, जैसे टी और कॉफी का एग्जांपल हमने लिया था, तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक जिस केस में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, जिस केस में देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। जहां वो अवेलेबल नहीं है, तो दो चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। सबसे पहली चीज, अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, जैसे टी की जगह पे कॉफी या कॉफी के प्लेस पे टी, सो इस केस में अगर चेंजेस आते हैं प्राइस में तो डिमांड बहुत जल्दी इफेक्ट होगी, तो हम कह सकते हैं इस केस में डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक, चेंज हो जाएगी जैसे ही आपका सब्स्टिट्यूट पे इफेक्ट आएगा। सब्स्टिट्यूट्स नहीं अवेलेबल है, वीट या राइस या कोई भी नेसेसिटी का कोई सेकंड ऑप्शन आपके पास होता ही नहीं है, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, इस केस में आपकी डिमांड हो जाएगी इनइलास्टिक, चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप क्लियर आउट कर सकते हो कि कौन से पॉइंट में क्या इफेक्ट आ रहा है डिमांड पे। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास मल्टीपल यूजेस। कुछ ऐसी गुड्स होती है जिनका यूज एक ही चीज के लिए नहीं होता, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं या हम बहुत सारे एरियाज में एक ही गुड का यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल यूजेस। फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क का यूज करते हो टी या कॉफी के लिए, देन कर्ड के लिए, डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए, सो इट मींस यूजेस कैसे हो गए, ऑल्टरनेटिव, मल्टीपल यूजेस है, अलग अलग जगह पे उसे यूज किया जा रहा है। तो अगर कोई गुड ऐसी है जिसके यूजेस मल्टीपल तो डिमांड होगी इलास्टिक, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा हम थोड़ा कम लेके यूज करना शुरू कर देंगे और वहां ज्यादा यूज कर लेंगे जहां कंजप्शन ज्यादा रिक्वायर्ड है, जहां आपको लगता है कि इसके बिना हमारा काम चल जाएगा वहां से हम उसका यूज कम कर देंगे। इट मींस डिमांड चेंज हो रही है तो कैसे हो जाएगी, इलास्टिक। अब कोई ऐसी गुड है जिसके मल्टीपल यूजेस नहीं है और जिसका यूज करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई भी एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम शुगर का यूज करते हैं और शुगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में यूज करते हो, तो उस केस में डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक, बिकॉज प्राइसेस के बढ़ने या कम होने पे आप उस लिमिटेड चीज को कम नहीं कर पाओगे। सो इट मींस आपके मल्टीपल यूजेस पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो डिमांड है वो कितनी चेंज होगी, इलास्टिक होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोस्टपोनेंट ऑफ यूज। पोस्टपोन कर देना हम कई बार सुनते हैं। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बाद में कर लेंगे,
अभी अगर वो सही रेट्स पे नहीं हो पा रही है या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो हम उसे आगे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस तरह की गुड्स लेनी है जिनकी डिमांड आप पोस्टपोन कर सकते हो, तो उस डिमांड को हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। प्रेजेंट कोई एग्जांपल लेते हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस की जो डिमांड है डिफरेंट एरियाज में, सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। अब रेजिडेंशियल हाउसेस लोग तब ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिस केस पे जो लोन्स हैं वो आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलते हैं। अब अगर प्रेजेंटली हम परचेज करना चाहें और लोन के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं तो हम उस डिमांड को पोस्टपोन कर देंगे। हम इन फ्यूचर उसको परचेज कर लेंगे आफ्टर 2 और 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, जब भी आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डाउन आ जाएंगे। बिकॉज लोन पेमेंट ज़्यादा करने का मतलब क्या है कि पहले आप होम के लिए पे कर रहे हो, उसके साथ आप लोन का पेमेंट कर रहे हो, तो हम कोशिश ये करते हैं एटलीस्ट लोन का जो पेमेंट है वो तो हमें कम करना पड़े, लेवल उसका डिक्रीज हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सो इस तरह की चीज़ों में डिमांड इलास्टिक होती है, वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज इनकम लेवल ऑफ द बायर्स। इनकम से डिमांड डायरेक्टली रिलेट करती है। इनकम ऑफ द बायर्स, इस केस में इनकम का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा अर्न करें तो ज्यादा खर्च कर देंगे या कम अर्न करें तो कम। इस केस में इसका मीनिंग है कि अगर आप अपनी इनकम को खर्च करते हो उन चीजों पे जो रिक्वायर्ड है, जो आपके लिए ज्यादा बेटर है, तो इट मींस अगर बायर उस लेवल पे अच्छा है तो वो हाई एंड कंजप्शन कर सकता है। इट मींस हाई लेवल ऑफ इनकम होगी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा चीजें परचेज कर पाएगा, तो इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। इनकम के साथ डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक। और इनकम अगर आपकी कम है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। चेंज तो होगा बट लिमिटेड चेंज होगा, जिस केस में आपको लगता है कि इनकम आपकी लेवल पे है, ज्यादा नहीं है, तो आप डिमांड को ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस केस में डिक्रीज हम तब दिखाएंगे जब हमें ये लगेगा कि हम ज्यादा परचेज कर रहे हैं, बट इनकम जब लो है तो हम ऑटोमेटिकली चीजों को लिमिटेड परचेज करते हैं। सो इस केस में हम इसे इनइलास्टिक मेंशन करेंगे। सो इनकम का इफेक्ट इस वे में होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। कई बार कंज्यूमर्स कुछ चीजों के हैबिचुअल होते हैं। हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। अब अगर हम एडिक्टेड हैं, हैबिचुएटेड हैं, या हम कह सकते हैं हम उस चीज के बिना रह नहीं सकते, हैबिचुअल हो चुके हैं उन चीजों के, तो उस केस में डिमांड हो जाएगी इनइलास्टिक। प्राइस कितना भी बढ़ता रहे आप उन चीजों को कंज्यूम करोगे ही करोगे अगर आप हैबिचुअल हो तो। जैसे बहुत से लोग सिगरेट्स के हैबिचुअल होते हैं, लिकर के हैबिचुअल होते हैं, तो उस केस में कितना भी प्राइस बढ़े वो उन चीजों को उतना ही परचेज करते रहते हैं। बट इन केस अगर आप हैबिचुअल नहीं हो तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। जैसे ही आपको लगेगा रेट ज्यादा हो गया तो हम यूज करना ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, proportion of income spent on a commodity। proportion of income spent on a commodity। इट मीन्स इनकम का कितना पोर्शन किसी पर्टिकुलर गुड पे आप खर्च करते हो, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक मैच बॉक्स लेते हैं, मैच बॉक्स का प्राइस है 2 रुपीज, तो हमारी डिमांड है 10 बॉक्सेस की। अब मैच बॉक्स का प्राइस बहुत ही कम है, इट मीन्स हम अपने इनकम का बहुत ही मिनिमम सा लेवल उस पर खर्च करते हैं। तो अगर प्राइस 2 से 2.5 हो जाएगा तो भी डिमांड सेम रहेगी। तो इट मींस इस तरह के केसेस में जहां पे आपकी इनकम का मिनिमम पार्ट स्पेंड होता है
उस केस में आपकी डिमांड हो जाती है इन इलास्टिक। और इसका रिवर्स कर दो, अगर आप कोई महंगी चीज खरीदने वाले हो जो कॉस्टली है, तो उस केस में प्राइसेस का इफेक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव होगा और उसकी डिमांड को कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें कोई स्कूटर परचेज करना है, स्कूटर के प्राइसेस बढ़ गए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज उसको परचेज करने में आपकी इनकम का ज्यादा पार्ट खर्च हो रहा था। तो कितना परसेंट आप इनकम का किसी भी गुड पे खर्च करते हो, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि प्राइसेस का कितना इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर स्कूटर 30,000 में आ रहा है तो इट मींस आपकी इनकम का ज्यादा पोर्शन खर्च हो रहा है, तो इस केस में डिमांड हो जाएगी आपकी इलास्टिक। इट मींस वो चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट आता है प्राइस लेवल। एक कॉमन सा क्राइटेरिया है जो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज का प्राइस जो है वो कैसे इफेक्ट करता है आपकी डिमांड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डायरेक्टली इससे इफेक्ट होती है। ये हाई होगी विद हाई लेवल ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, और लो हो जाएगी लो लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो डिमांड पे चेंज ज्यादा आएगा, अगर नॉर्मल होंगे तो डिमांड पे चेंज कम आएगा। तो ये प्राइस के साथ रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, एक लॉन्ग पीरियड और एक शॉर्ट पीरियड कंजप्शन। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड तो डिमांड कैसी हो जाएगी, इन इलास्टिक, क्योंकि बहुत मिनिमम से पीरियड में एकदम से आप चीजों की प्राइसेस पे या उसकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं डाल सकते। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड इलास्टिक और सॉरी इन इलास्टिक होगी, चेंजेस नहीं होंगे। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की, तो आपकी डिमांड बदल सकती है, आपके पास सोचने का पूरा टाइम होता है, तो इस केस में डिमांड हो जाएगी हमारी इन इलास्टिक। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी डिमांड को कन्वर्ट करते हैं या कितना परसेंट वो चेंज होगी इस पे इफेक्ट डालते हैं। स्लोप ऑफ डिमांड का तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे, डिक्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।